नरेंद्र मोदी नेपाल में जनकपुर में नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर भारत और नेपाल के सदियों पुराने संबंधों का जिक्र किया और कहा कि भारत नेपाल संबंध किसी परिभाषा से नहीं बल्कि भाषा से बंधे हैं और ये भाषा आस्था की है, अपनेपन की है, रोटी की है और ये भाषा बेटी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल दो देश हैं, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं त्रेता युग की है। आइए एक नजर डालते हैं खबर दोपहर की सुर्खियों पर। भारत नेपाल के बीच आपसी सहयोग के नए युग की शुरुआत। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जनकपुर अयोध्या बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ शिखर वार्ता आज। सुप्रीम कोर्ट का सभी हाई कोर्टों को 2 महीने के भीतर यौन उत्पीड़न विरोधी समिति का गठन करने का निर्देश। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान महिला वकील के साथ मारपीट के बाद फैसला। भारत और पेरू व्यापार, निवेश, आईटी समेत द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की करेंगे समीक्षा। पेरू के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात में उपराष्ट्रपति करेंगे चर्चा। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में लैटिन अमेरिकी देश पेरू पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का शानदार स्वागत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। 1.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। राज्य पुलिस की मदद करेंगी 585 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां। 224 में से 223 विधानसभा सीटों पर मतदान कल। और भारत म्यांमार के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से मुलाकात के बाद करार। विश्वास बहाली के लिए नेपाल के साथ सदियों पुराने और मित्रतापूर्ण संबंधों को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर हैं। इस मौके पर आज जनकपुर अयोध्या सीधी बस सेवा की शुरुआत हुई। इसे रामायण सर्किट के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। जनकपुर के जानकी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनकपुर अयोध्या बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में पर्यटन तेज गति से आगे बढ़ रहा है और रामायण सर्किट भारत नेपाल के लिए अहम है और इससे दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सदियों से भारत और जनकपुर का खास और अटूट रिश्ता है। ये स्वागत सम्मान निमित्त शायद देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं हूं, लेकिन नेपाल ने जो सम्मान स्वागत दिया है वो हजारों वर्ष की हमारी परंपरा का सम्मान है। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री कोली जी के साथ जबकि सारी दुनिया में टूरिज्म तेज गति से विकसित हो रहा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ आज टूरिज्म का है। रामायण सर्किट दोनों देशों के करोड़ों यात्रियों के लिए ये यात्रा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इस समय हम काठमांडू में रुक करेंगे अपने विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन का। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही पलों पहले नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित किया और एक बार फिर से जो सदियों पुराने बल्कि कहें कि युगों पुराने संबंध हैं भारत और नेपाल के, उनका जिक्र किया। अब आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए प्रीति, इसके बाद वो काठमांडू आएंगे और काठमांडू में उनका एक नागरिक सम्मान होगा और उसके बाद वे यहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से मिलेंगे और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ उनकी शिखर वार्ता होगी और उसके बाद रात्रि में केपी शर्मा ओली ने उनके सम्मान में रात्रि भोज आयोजित किया है। तो ये आज का एक कार्यक्रम है। मतलब यहाँ पहुँचने के तुरंत बाद ही उनका एक गार्ड ऑफ ऑनर होने के बाद ये सारे कार्यक्रम होंगे। और कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ व्यस्त हैं और जिस तरह का सम्मान उन्हें जनकपुर में दिया गया है और जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने जनकपुर में दिया है, यहाँ के लोग काफ़ी उत्सुकता से उसे देख रहे हैं
क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी एक क्यूरियोसिटी है कि अच्छा, इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो वो किस तरह की बात करते हैं और किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनकपुर से अयोध्या और उसके बाद बुद्धिस्ट सर्किट और जैन सर्किट तीनों की बात कही, और उसके बाद उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पूरा सम्मान देते हुए उनके साथ मिलकर जो भारत और नेपाल के रिश्तों को बढ़ाने की बात की है, उससे मुझे लगता है कि नेपाल के जो आंतरिक जो जनता है, नेपाल की जनता के अंदर एक बहुत ही अच्छा संदेश गया है। और जो एक भ्रम की स्थिति थी, लोग देख रहे थे कि 1.5-2 साल में जो भारत और नेपाल के रिश्ते में कई बार जनता के स्तर पर भी खटास आई है, ना कि सिर्फ सरकार के स्तर पे, तो वो खटास जो है वो कम होगी। और अगले 1-2 साल में मुझे लगता है कि नेपाल और भारत सहयोग के एक नए युग की शुरुआत में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा आप कह रहे हैं कि संदेश लोगों को, और प्रधानमंत्री ने किस तरह का संदेश नेपाल के लोगों को दिया है, वहीं कहीं ना कहीं जो नेपाल के लोग थे उनमें जिस तरह का उत्साह था प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, लोगों ने भी एक अच्छा संकेत, एक संदेश प्रधानमंत्री को भी पहुंचाया है, भारत को पहुंचाया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने जनकपुर के प्रसिद्ध जानकी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनकपुर से 2 दिवसीय नेपाल दौरे की शुरुआत की। शुक्रवार सुबह नेपाल के जनकपुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे प्रसिद्ध जानकी मंदिर के लिए रवाना हुए। जनकपुर धाम पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। जानकी मंदिर में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पाग भी पहनाया गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पेरू पहुंच गए हैं, जहां लीमा एयरपोर्ट पर पेरू के विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्री ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। इस मौके पर पेरू में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। पेरू हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पेरू के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पेरू अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का संस्थापक सदस्य है और दोनों देशों के बीच करीब $3 अरब का कारोबार है। दोनों देशों के बीच होने वाली आधिकारिक बातचीत में अंतरिक्ष, रक्षा, संस्कृति और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े मामले शामिल होंगे। साथ ही खनिज तेल और दलहन की आपूर्ति को लेकर भी समझौता होने की उम्मीद है। और इससे पहले पनामा में उपराष्ट्रपति ने पनामा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और पनामा के राजनयिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया तकनीक के चलते पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति ने पनामा विश्वविद्यालय के संबोधन में छात्रों से लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुले दिमाग और सद्भाव के साथ काम करने की सलाह दी। Perceptions of exploitation and failure of established governance systems that create unrest, disturb the peace, anger, rebellion, and in some cases extremism. Sooner we effectively address these issues, the better we'll be able to correct the situation. So my dear sisters and brothers, it is time for all of us to have a relook at the existing world order to see how far it's repetitive and relevant. We need to see how respectful it is of individual voices and how inclusive is it's accommodating diverse practices. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भले ही भारत और पनामा के बीच हजारों मील की दूरी है, बावजूद इसके प्रौद्योगिकी और इनोवेशन दोनों देशों को साथ लाने में मददगार साबित हो सकती है। Mastery over the physical sciences, new and more powerful challenges have also emerged in the wake of our technological,
scientific, medical, and other kinds of progress. With the growth, with the knowledge, with the technology, the new challenges also have started coming in. I refer to the mounting threats of cyber security, new challenge. Terrorism, a big challenge. Nuclear and chemical warfare is also sometimes, when you imagine it, it's frightening. And other such scourges which threaten our existence. These are the challenges before us, new challenges. Another silent but serious challenge which seems to have got out of control is the mounting inequality and disparity in distribution of wealth and economic and social opportunities in different parts of the world. उपराष्ट्रपति पनामा सिटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचे और राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पनामा सिटी से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों में 2 महीने के भीतर यौन उत्पीड़न विरोधी समिति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये निर्देश सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल से उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों में 1 सप्ताह के भीतर ऐसी समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने यह आदेश दिया है। दरअसल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट की एक महिला वकील ने आरोप लगाया था कि हड़ताल कर रहे वकीलों के समूह ने अभद्रता की थी। पीठ ने महिला वकील और बार के नेताओं से मिलजुल कर मामला सुलझाने को कहा है। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल संकला। उनसे हम बातचीत करेंगे। कपिल संकला, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या अहम बातें कही हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ये काफी पहले से अलग अलग जजमेंट्स में भी आ रहा था। जो हमारे यहाँ पे जो बस कांड हुआ था, दी बस रेप केस, और विशाखा गाइडलाइंस बनी गई थी, तो उसके तहत ये भी बोला गया है अब कि जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर भी ऐसे एक कमीशन होना चाहिए जहाँ पे जो महिलाएं हैं, अगर उनको कोई बदतमीजी फेस करती हैं या कोई डिफिकल्टी फेस करती है, किसी किस्म की हरासमेंट फेस करती हैं, तो वो उधर जाके कंप्लेंट कर सकती हैं और उस पर फिर इंक्वायरी होगी और जो नेसेसरी एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लेडी लॉयर थी जिन्होंने कंप्लेंट करी थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, वो जो मैटर है उसको इसके साथ ना जोड़ा जाए। इसको आप एक रीजन मान सकती हैं जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऐसी कमेटी बनाई जाए कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आने की जरूरत ना हो। बट उसमें काफी पहलू हैं, काफी दोनों साइड की काफी स्ट्रॉन्ग दलीलें हैं और रीजन हैं, तो उसको हम साथ में मिक्स ना करें तो ये ज्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए कपिल संकला। फिलहाल अब बात करेंगे हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 1.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। राज्य पुलिस की मदद के लिए 550 से अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात रहेंगी। इससे पहले कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने में जुटे हैं। कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 223 सीटों पर 12 मई यानी शनिवार को वोटिंग होनी है। जयनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार बीएन विजय कुमार की मौत के बाद चुनाव टाल दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार के मुताबिक मतदान के लिए पूरे राज्य में 58,000 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 600 बूथ पूरी तरह से महिलाओं के जरिए संचालित होंगे। इन्हें गुलाबी बूथ कहा जाएगा। हर सीट पर ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान में 80,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में 2,655 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 219 महिला उम्मीदवार हैं। मतगणना यानी वोटों की गिनती का काम 15 मई को होगा।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने म्यांमार यात्रा के दूसरे दिन आज स्टेट काउंसिलर आंग सान सूची से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर वार्ता हुई है। यात्रा के दौरान भारत और म्यांमार के बीच 7 समझौते भी हुए। सुषमा स्वराज ने म्यांमार सेना के कमांडर इन चीफ और वरिष्ठ जनरल मिंग ऑन्ग हेलिंग से भी मुलाकात की। म्यांमार भारत का रणनीतिक सहयोगी है और एक्ट ईस्ट नीति में अहम स्थान रखता है। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1640 किलोमीटर लंबी सीमा है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।